हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन। तो आज का ये पेपर रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम जो कि सितंबर 2025 में हो चुका है। सो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे 2025 का करंट अफेयर है। साइंस के भी कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके आगे जाके जो एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का होगा, ग्रुप डी होगा, एएलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकता है। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है तो मैंने सिर्फ उसका आंसर नहीं बताया है, उसके पूरे टॉपिक को मैंने अच्छे से समझाया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ना, इसका आयोजन 4 मई से 15 मई 2025 को बिहार के 5 जिलों में किया गया था, जिसमें आपका है पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर। तो इसका आयोजन बिहार के 5 जिलों में किया गया था। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करने वाले कौन हैं। तो इसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका शुभांकर कौन है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर है गज सिम्हा। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था युवाओं में खेलों का बढ़ावा देना और प्रतिभा का विकास करना। तो इन सारे पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। एनटीपीसी एग्जाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए थे और बार बार रिपीट भी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भारत में जो लोकपाल होता है वो कौन नियुक्त किए जा सकते हैं। तो भारत में जो लोकपाल होता है वो किसी रोड चलते आदमी को उठा के तो बनाया जा सकता है नहीं। तो जो भारत में लोकपाल होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं ना, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उच्च न्यायालय से, उस जज को भारत का लोकपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि एड्स बीमारी का पहला केस कब पहचाना गया था। तो ये जो एड्स बीमारी है ना, इसका जो पहला केस था ये 1981 में पहचाना गया है। एड्स का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये किस वायरस के वजह से होता है। तो ये HIV वायरस के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और ये मानव शरीर के जो प्रतिरक्षा प्रणाली होता है ना, उसको कमजोर कर देता है, जिसके वजह से एड्स बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो जो अमरकंटक की पहाड़ियां हैं वहां पे से नर्मदा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था। तो भारत में जो जीएसटी है ना, ये 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो मैकमोहक रेखा है ना, ये किन के बीच की सीमा है। तो देखिए, 3 रेखाएं होती हैं। पहला एक आपका होता है भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा होती है उसको रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। एक आपका होता है भारत और चीन के बीच, तो भारत और चीन के बीच जो होता है उसे मैकमोहक रेखा कहते हैं। और एक आपका होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, तो उसे डुरंड रेखा कहते हैं। तो इन तीनों रेखाओं को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि अनुच्छेद 11 जो है ये किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 11 है ना, ये संसद को नागरिकता से जुड़े कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि भारत के संविधान की जो 9वीं अनुसूची है वो किसके द्वारा जोड़ा गया है। तो भारतीय संविधान का जो 9वां अनुसूची है ये आपका 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वां अनुसूची को जोड़ा गया है। और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि IAS और IPS अधिकारियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो IAS होता है और IPS होता है, इन अधिकारियों का जो चयन होता है ये संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संक्रमण जो धातुएं होते हैं वो किस ब्लॉक में आते हैं।
तो देखिए जो संक्रमण धातु है ना, ये जो मेंडलीफ का आवर्त सारणी होता है उसमें 4 ब्लॉक होते हैं। एक आपका S होता है, दूसरा आपका D होता है, तीसरा आपका P होता है और एक नीचे में लैंडस्केप रहता है जो F ब्लॉक है। S ब्लॉक फर्स्ट में होता है जिसमें केवल क्षारीय धातु और क्षार से रिलेटेड चीज़ें रहते हैं। जो आपका D ब्लॉक होता है उसमें संक्रमण धातु रहते हैं और जो आपका P ब्लॉक होता है उसमें धातु, अधातु और उपधातु ये तीनों मिक्स होते हैं। और जो आपका F ब्लॉक होता है उसमें लेथेनाइड, ऑक्टोनाइड वगैरह रहते हैं। तो ये जो आपका P ब्लॉक है ना, जिसमें धातु, अधातु और उपधातु रहते हैं, इसी P ब्लॉक में वर्ग होते हैं 16, 17 और 18, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कि वर्ग 16 का नाम क्या है। तो वर्ग 16 को चाल्कोजेन बोलते हैं, चाल्कोजेन। और वर्ग 17 का नाम क्या है, तो वर्ग 17 का नाम है हेलोजेन। और जो वर्ग 18 है ना, इसमें अक्रिय गैस होते हैं। तो इन सारे ब्लॉक्स के बारे में और इन ब्लॉक्स के नाम आप लोग याद रखिएगा और किसमें कौन सी धातु रहती है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि कौन सा वंश तमिलनाडु से संबंधित है। तो तमिलनाडु से टोटल 4 वंश संबंधित है। एक है आपका पांड्य वंश, दूसरा है आपका पल्लव वंश, तीसरा है आपका चेर वंश और चौथा है आपका चोल वंश। तो ये जो चारों वंश है ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि तमिलनाडु वंश से कौन संबंधित नहीं है। बाकी के जो 3 ऑप्शन दिए रहेंगे वो तमिलनाडु से संबंधित होगा। चौथा एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जो कि संबंधित नहीं है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इन चारों वंश के नाम को याद रखिएगा कि ये चारों तमिलनाडु वंश से संबंधित है। तो जो नहीं होगा वो आपको ऑटोमेटिक खुद ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो गैर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जिसको ना तो आप जल्दी बना सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं जल्दी, और जिसका काफ़ी सीमित मात्रा में ही भंडारण होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा कोयला, तेल आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा, यूरेनियम आ जाएगा। कोयले को अगर आप एक बार जला देते हैं तो क्या आप उसको दोबारा जलाने लायक वो रहता है? नहीं रहता है। और इन्हें बनाने में भी लाखों करोड़ों साल लगते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से हैं। तो ये आपका हो जाएगा कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय होते हैं। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था में कुल 29 विषय होते हैं और उसमें क्या रहता है, तो उसमें पंचायत में कार्य करने का अधिकार और जिम्मेदारी का वर्णन किया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है। तो देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार किया जाता है, तो देखिए जिप्सम जो होता है ना, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है और उसे गर्म करने पे उसका 1.5 अणु पानी का निकल जाता है, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। इसमें जो जल का अणु है ना, ये 2 है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4.12H2O। तो केवल जो जिप्सम में है वो 2H2O, यानी उसमें 2 जल का जो अणु है वो 2 है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल का हाफ अणु है। तो इसमें बस यही डिफरेंस है जिप्सम में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रैम और रोम में क्या अंतर होता है। तो देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये एक अस्थायी मेमोरी है, और यही जो आपका रोम रीड ओनली मेमोरी है, ये आपका स्थायी मेमोरी है। तो इनका सबसे बड़ा अंतर यही अस्थायी और स्थायी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि संगीत विज्ञान गंधर्व वेद वास्तव में किस वेद के उपवेद हैं। क्वेश्चन आपने सुना, संगीत विज्ञान गंधर्व वेद वास्तव में किस वेद के उपवेद हैं। तो देखिए वेद आपका 4 प्रकार का है। ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन और पहला वेद है, दूसरा है आपका यजुर्वेद, तीसरा है आपका सामवेद और चौथा है आपका अर्थववेद। अब ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूतक है, यानी भजन है। यजुर्वेद में यज्ञ और कर्म कांड के बारे में बताया गया है। सामवेद में संगीत और गायन शैली के बारे में बताया गया है,
और ये जो आपका अर्थवेद है ना, इसमें चिकित्सा, जड़ी बूटी और रोगों के उपचार के बारे में बताया गया है। तो इन चारों वेदों को आपको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं चारों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। तो देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है ना, इसमें 6 पर्वत श्रृंखलाएं शामिल हैं। पहला है आपका अरावली पर्वत, दूसरा है आपका सतपुड़ा पर्वत, तीसरा है आपका विंध्या पर्वत, चौथा है आपका पश्चिमी घाट, पांचवा है पूर्वी घाट और छठा है आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो ये जो 6 है ना, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार में सम्मिलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि कौन सा देश भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। तो देखिए, भारत के साथ 7 ऐसे देश हैं जो अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये जो 7 देश है ना, ये भारत के साथ अपनी स्थलीय सीमा को साझा करते हैं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बांग्लादेश के साथ साथ भारत के कौन कौन से राज्य अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन अब से इस तरीके से पूछा गया है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों से लगती है। तो जो बांग्लादेश की सीमा है ना, ये भारत के 5 राज्यों से लगती है: पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि स्क्लेरेन कायमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए, मैं उत्तक के बारे में यहाँ पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। पौधे में उत्तक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है विभाज्य उत्तक, एक होता है आपका स्थायी उत्तक। तो विभाज्य उत्तक के अंदर 3 उत्तक आते हैं: शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक और एक आपका होता है पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो ये जो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक होता है, इसका कार्य है पौधे की लंबाई बढ़ाना, और ये पौधे का शीर्ष यानी ऊपर के हिस्से में होता है और तने में होता है। तो शीर्षस्थ विभाज्य उत्तक, तो इसे आप याद रख सकते हैं कि शीर्षस्थ है तो ये शीर्ष को बढ़ाएगा यानी लंबाई को बढ़ाएगा। अंतर्वेशी विभाज्य उत्तक का कार्य घास आदि में लंबाई को बढ़ाना, जैसे जो घास फूस होता है ना, उसकी लंबाई को बढ़ाना इसका कार्य है। एक आपका है पार्श्व विभाज्य उत्तक। तो पार्श्व विभाज्य उत्तक का कार्य है पौधे की मोटाई को बढ़ाना। अब आते हैं स्थायी उत्तक में। तो स्थायी उत्तक के अंदर भी 3 उत्तक आते हैं: पेरेनकाइमा उत्तक, कोलेनकाइमा उत्तक, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक, जिसको दृढ़ उत्तक भी कहते हैं। तो पेरेनकाइमा उत्तक का कार्य होता है भोजन संग्रह करना और प्रकाश संश्लेषण से संबंधित। कोलेनकाइमा उत्तक का काम होता है पौधे को लचीलापन बनाना। स्क्लेरेनकाइमा, जिसे दृढ़ उत्तक भी कहते हैं, इसका काम होता है पौधे को मजबूती प्रदान करना और यांत्रिक सहारा देना। नेक्स्ट है आपका रच्छी उत्तक। रच्छी उत्तक के अंदर 2 उत्तक आते हैं: एपिडर्मिस रच्छी उत्तक, एक आपका है कॉर्क रच्छी उत्तक। तो एपिडर्मिस जो है ना, ये पौधे के बाहरी परत के रूप में सुरक्षा करता है, और ये जो कॉर्क रच्छी उत्तक है, ये पुराने तनों और जड़ों की रक्षा करता है। ये जो एपिडर्मिस है ना, ये सिर्फ पौधे के बाहरी परत के रूप में सुरक्षा नहीं करता है, ये जो मानव शरीर में जो सबसे ऊपरी परत उपकला उत्तक होता है ना, उसके भी ऊपर ये एपिडर्मिस होता है। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है काफ़ी कि पौधे का है कि शरीर का। तो ये दोनों का है, पौधे का भी है और मानव त्वचा का भी सबसे बाहरी परत के रूप में ये सुरक्षा करता है। चौथा है आपका जटिल स्थायी उत्तक। तो जटिल स्थायी उत्तक के अंदर भी 2 उत्तक आते हैं: जाइलम एक आता है, एक आपका आता है फ्लोएम। तो जाइलम का काम है पौधों में जल का संवहन करना, और फ्लोएम का कार्य क्या है? इस फ्लोएम का कार्य है पौधों में भोजन का संवहन करना। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मानव शरीर में कौन कौन से उत्तक होते हैं। तो देखिए, मानव शरीर में 4 उत्तक होते हैं: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो ये जो उपकला उत्तक है, इसका काम है त्वचा की ऊपरी परत। तो ये जो उपकला उत्तक, ये कहाँ होता है? तो ये त्वचा की ऊपरी परत है। अगर आपके ऑप्शन में उपकला नहीं दिया हुआ है, अगर एपिडर्मिस दिया है, तो एपिडर्मिस आपका आंसर होगा। अगर दोनों दे दिया है, फिर भी एपिडर्मिस ही होगा।
नेक्स्ट है आपका संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक का कार्य है विभिन्न अंगों को जोड़े रखना और सहारा देना। पेशीय ऊतक का कार्य है शरीर को गति करवाना। ये जो पेशीय ऊतक है ना, ये शरीर को गति करवाता है। और चौथा है आपका तंत्रिका ऊतक। तो ये संदेशों का आदान प्रदान करता है। तो इन सभी ऊतकों के नाम भी याद रखिएगा और इनके कार्य को भी ज़रूर से याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।